नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां किया गया क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन, कहां प्रतिज्ञा पदयात्रा निकाली गई और कहां सीएम के लगे होर्डिंग को फाड़ने का मामला आया सामने। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। नजरत स्कूल चतरा अंग्रेजी माध्यम में क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया, जिसकी शुरुआत प्राचार्य सिस्टर सूसन, उप प्राचार्य सिस्टर बेल जी और सिस्टर मैरी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें बच्चों ने नागपुरी डांस, नेपाली डांस, बंगाली डांस कर दर्शकों का मन मोह लिया। अंत में सिस्टर मैरी ने क्रिसमस के संदेश दिए। वहीं संदेश में सिस्टर मैरी ने शांति, प्रेम व सद्भावना पूरे देश में बने रहने की कामना की तथा धन्यवाद के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाह फहद अली की रिपोर्ट। हाथरस जिले की सादाबाद तहसील में नगर कांग्रेस कमेटी एवं महिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा पदयात्रा निकाली गई, जिसमें प्रियंका गांधी के द्वारा ली गई प्रतिज्ञाओं को प्रचार प्रसार किया गया। यात्रा को मुख्य बाजार से होते हुए बाईपास रोड तक निकाली गई, जिसमें जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त के साथ मुख्य रूप से महिला जिला अध्यक्ष कृष्णा गुप्ता, महिला नगर अध्यक्ष प्रकोष्ठ कविता गौतम, महिला जिला उपाध्यक्ष सीमा रावत, मुस्कान शर्मा, सोनिया शर्मा, गुड़िया रावत, अंजू गौतम, सिमरन गौतम, अर्चना गुप्ता, गीता गुप्ता, कमलेश गौतम, महावीरी, ज्ञान देवी, संतोष चौहान, सूरजमुखी, वीरवती आज महिलाएं उपस्थित रहीं तथा उनके सहयोगियों के रूप में नगर अध्यक्ष अनूप शर्मा, प्रदेश सचिव विधि प्रकोष्ठ जितेंद्र गौतम, यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव मथुरा प्रसाद, ब्लॉक अध्यक्ष संतोष शर्मा, दिनेश चौधरी, महिपाल ठाकुर समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद तहसील स्थित मेन बाजार में डॉक्टर अतीक की क्लिनिक पर डीफा फाउंडेशन के द्वारा 24वां वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक प्रताप चौधरी के द्वारा कराया गया। इसके साथ ही करीब 150 वैक्सीन लगाए गए। इस मौके पर डॉक्टर अतीक सलमानी, नूर मोहम्मद, सलीम सलमानी, अमित पाराशार, फहीम सत्तार समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। सर, जैसे कि आज यहाँ जो वैक्सीन कैंप जो लगाया गया है, क्या इस तरीके के वैक्सीन कैंप जगह जगह लगनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है जो गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल्स में जो सुविधाएं प्रदान कर रही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे दिशा फाउंडेशन ये एक सामाजिक कार्य ही मानूंगा मैं तो ये डॉक्टर साहब का, और ये सारी जहाँ अप्रोच नहीं है, जो गरीब लोग हैं, जहाँ उनको पास समय नहीं है, जैसे मजदूर हैं, तो मजदूर हर समय जैसे 9 बजे या 8 बजे अपनी नौकरी पे जाता है या अपने कुछ रोज़गार के लिए जाता है और शाम को 6 बजे आता है, तो उसको समय नहीं मिलता है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये भी अनुरोध करूँगा कि और समय पे जब समय मजदूर को अवेलेबिलिटी हो और इस तरीके से कैंप 9 बजे से पहले या 5 बजे बाद, जिससे मजदूर अपना घर पे आ जाता है, जिससे 100% वैक्सीनेशन हो सके और ये जो महामारी है जो कोविड की, जिससे हमारे देश को निजात मिल सके, ये मेरी भावना है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पीएम और सीएम के लगे होर्डिंग को फाड़ने का मामला सामने आया। लगभग 500 के झुंड में पहुंची महिलाओं ने पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग को नोच कर फाड़ दिया। महिलाओं का हंगामा देखकर ब्लॉक के सभी अधिकारी और कर्मचारी भाग खड़े हुए। पुलिस ने किसी तरीके से महिलाओं को शांत कराया। दरअसल ये सभी महिलाएं पीएम और सीएम के प्रयागराज कार्यक्रम में जाने के लिए कड़ाके की ठंड में सुबह से ही भारी संख्या में रामनगर ब्लॉक पर पहुंच गई थी, परंतु महिलाओं को प्रयागराज ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। वाहनों का घंटों इंतजार करते करते इन महिलाओं का सब्र का बांध टूट गया और सभी महिलाएं ब्लॉक पर ही जमकर हंगामा करने लगी। महिलाओं का आक्रोश देख ब्लॉक के सभी अधिकारी और कर्मचारी भाग खड़े हुए। महिलाओं का आक्रोश 7वें आसमान पर था। उन्हें घर जाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। गुस्साई महिलाओं ने जब कुछ नहीं पाया तो ब्लॉक पर लगे पीएम और सीएम के होर्डिंग को ही फाड़ दिया। बता दें कि प्रयागराज में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए संगम नगरी प्रयागराज में 75 जिलों से 2 लाख महिलाओं का लक्ष्य रखा गया था। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए रामनगर ब्लॉक पर भी महिलाओं को बुलाया गया था। वहां मौजूद किसी ने होर्डिंग फाड़ने का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया में ये वीडियो काफी तेजी से वायरल होने लगा।
नाम प्रतिमा श्रीवास्तव है। जी, कहाँ से हैं आप? मैं सरौना से हूँ। अच्छा, यहाँ क्यों आई हैं ब्लॉक मुख्यालय पर इतना ज़्यादा संख्या में? ब्लॉक मुख्यालय पे मैं इसलिए आई हूँ कि इस समय जो वहाँ इलाहाबाद में फंक्शन चल रहे उसमें महिला लोग को बुलाया गया। जी। ठीक है, जब महिला लोग को बुलाया गया तो हमारी इतनी सारी महिलाएं जो हैं सब पागल नजर आ रही हैं। क्या ये हमारे खिलाफ लिखिए। हाँ, यहाँ आके सुबह बिस्तर से जिसके मुंह में दांत नहीं है, बेचारी वो बुजुर्ग भी यहाँ चली आई हैं कि हम लोग नेता को जिताएंगे। अभी कितनी संख्या है यहाँ पर जो प्रयागराज जाने के लिए तैयार कम से कम 500 पकड़िए। अच्छा, 500 महिलाएं अभी यहीं रह गई हैं। और कुछ अभी पता चला है कि वीडियो साहब ने कहा कि 9 बसें अभी पहले निकल चुकी हैं। 9 बसें कहाँ गई है? और 9 बसें गई तो महिलाओं को अगर गाड़ी की साधन नहीं थी तो फोन करके जो मेन है उनको बोलना चाहिए था कि महिलाओं घर से मत निकालो। जी। क्यों निकाला गया है महिलाओं को यहाँ नहीं दिए? खाली पारदर्शी के लिए यहाँ पे दिखाया गया है महिलाओं को। कितने बजे आप लोगों को बुलाया गया था? 6 बजे 7 बजे 6-7 बजे तक। लेकिन इस समय 1 मिनट 6 से 7 टाइमिंग दी गई थी, लेकिन सारी महिलाएं यहाँ 6 बजे से आके बैठी। अभी तक इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है, तो अभी तक जब आप लोगों को साधन नहीं मिल रहा है तो इसके विषय पे आप लोग क्या सोच रही हैं? इसको बेरोजगारी भत्ता जो भी महिलाएं आई हैं उनकी दिन की पूरी जो भी है या उनको भरना चाहिए। जो गरीब है उनको आने की बात होना चाहिए। जो भी महिलाएं यहाँ आई अपना सारी कारोबार छोड़ करके अपना भाड़ा किराया लगा करके पूरी बच्चा छोड़ करके उनको उनकी भत्ता मिलनी चाहिए। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता पंकज भूषण मिश्रा की रिपोर्ट। विकासखंड राय की ग्राम पंचायत भैंसारा में एक गौवंश पागल हो गया जिसने कई लोगों को घायल कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने गौवंश को पकड़ लिया। ग्राम प्रधान जितेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक गाय पागल हो गई है जिसने गांव कटेला भैंसारा में कई लोगों को घायल कर दिया। इसकी सूचना हमने पुलिस कर्मियों को भी दी, वहीं गौरक्षक एसडीएम महावन को भी दी, लेकिन कहीं से कुछ भी सहायता नहीं मिली। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पागल गाय को पकड़कर बांध लिया। हमने गाय के इलाज के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी राया को फोन किया तो उन्होंने अपने एक कंपाउंडर को भेज दिया और खुद आने के लिए मना कर दिया। नाम है आपका और क्या समस्या है यहाँ? मैं ग्राम पंचायत जितेंद्र प्रधान मेरा नाम है। समस्या एक गाय है। गाय सुबह से ही पागल हो गई है। सुबह हमारे पास सूचना पहुंची, लोगों ने फोन किया तो हम तुरंत ही आए। तो कटेला भैंसारा तीनों गांवों में उसने यह हालत कर दी है। किसी कोई भी आदमी, लेडी दिखाई देती है, बच्चा दिखाई देता है, बुजुर्ग दिखाई देता है, वो ये नहीं देखती है मुझे क्या करना क्या नहीं, वो उसी को मारती है। अब आपने कहाँ सूचना दी है इस संबंध में? कोई सूचना दी है? हाँ, मैंने इसकी सूचना दी थी। मैंने स्टार्टिंग फोन किया था राया थाने, तो राया थाने से मुझे बता दिया, बोले आप ऐसा करो प्रधान जी, आप गोवंश वालों के पास फोन करो, बोले वो इसमें मदद करेंगे। मैंने उसके बाद में हमारे राया में गोवंश वाले हैं राकेश बंसल जी हैं, मैंने उनके पास फोन किया तो उन्होंने मुझे ये बताया, बोले प्रधान जी एक काम करो आप इनके इसके लिए एसडीएम साहब हैं उनके पास फोन करो, ये सारी व्यवस्थाएं वो भिजवाएंगे। उसके राकेश बंसल जी ने ये मुझसे कहा तो मैंने एसडीएम साहब हैं उनके पास फोन किया तो उन्होंने मुझसे एक ही जवाब दिया, बोले गाय पकड़ी है, चलो कोई बात नहीं है, जैसे भी है उसको पकड़वा दो और ये हमारा काम नहीं है। और मैंने कि आप एक काम वन विभाग वालों को कॉल कर दो साहब। और लोग परेशान ज्यादा हैं, कई चुटेल हो चुके हैं, दिक्कत ज्यादा आ रही है। फिर भी उन्होंने ऐसी कोई मुझसे यही कह दिया। तो राया में जो पशु चिकित्सक हैं उनको फोन किया आपने? हाँ, मैंने पशु चिकित्सक है उनको एक बार ने मैंने उन्हें भी फोन किया तो मैंने पशु चिकित्सक है उनको मैंने बताया, मैंने कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात है। तो बस वो गाय को कम से कम हम लोगों ने विशेष प्रयास करके मैंने प्रयास भी किया पर पकड़ नहीं पाए। हमारे उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? हमारे यहाँ पे सीआर में एक रवि हैं, उन्होंने अपने जान का परवाह न करके वो गाय को उन्होंने विशेष प्रयास से उन्होंने पकड़ने का पूरा प्रयास किया और गाय को पकड़ लिया। तो डॉक्टर साहब से हमने कहा था तो डॉक्टर साहब ने पहले तो कहे और मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मैं यहाँ नहीं हूँ। मैंने डॉक्टर साहब एक काम करो, गैया पकड़ ली है, कम से कम गाय है हमारी, गाय माता है, कहीं खत्म नहीं हो जाए, तो आप एक काम करो। मैंने कहा उस गाय को एक बार देख तो लो, आप एक बार देख जाओ उसको। तो डॉक्टर साहब ने बोले ठीक है हम आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ना आके उन्होंने पता नहीं अपना कंपाउंडर भेजा। तो मैं डॉक्टर साहब से फिर मैंने बात की, अरे बोले हमारी चुनाव में ऐसे हम काम थोड़े करेंगे, चुनाव में हमारी ड्यूटी लगी हुई है, बोले हम तो वहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब 2 मिनट के लिए समय तो आप पे है, कम से कम यहाँ पब्लिक है, इतनी जुड़ी हुई है, इन लोगों को देखे जाओ, इनको कम से कम संतुष्टि दे जाओ। गाय की स्थिति क्या है, अगर सही हो जाती है तो बहुत खुशी की बात है। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बोली नहीं हमारी ड्यूटी लगी हुई है, बोले हम नहीं आ रहे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता सूरज सिंह की रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा ब्रज से शुरू होते हुए हाथरस होते हुए आगरा में प्रवेश किया। आगरा में एतमादपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे इंजीनियर किशन सीटू चौहान के समर्थकों का जोश देखने लायक था। दोपहर 12 बजे से हजारों समर्थक यात्रा का इंतजार कर रहे थे। जैसे यात्रा शाम 7:30 बजे टेढ़ी बगिया पहुंची, वहां पर इंजीनियर किशन सीटू चौहान और उनके हजारों समर्थकों ने यात्रा को लगभग 30 मिनट तक रोक रखा था। किशन सीटू चौहान ने अतिथियों का 31 किलो की माला पहनाकर एवं गदा भेंट करके स्वागत किया। जन विश्वास यात्रा का करीब आधा दर्जन तोप से फूल वर्षों से भव्य स्वागत हुआ। सीटू चौहान के समर्थकों का जोश देखने लायक था। युवा और आम जनमानस में सीटू चौहान के जोश को देखकर लगता है कि एतमादपुर विधानसभा के लोग परिवर्तन चाहते हैं। जन विश्वास यात्रा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य, भाजपा ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत महेश्वरी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष गौतम, ब्रज क्षेत्र मंत्री गौरव रजावत भी मौजूद रहे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता मुकुल शर्मा की रिपोर्ट। चंबल क्रिश्चियन एसोसिएशन द्वारा क्रिसमस के उपलक्ष्य में ग्वालियर भाजपा अध्यक्ष कमाल मखीजानी में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर ब्रदर वर्गीस द्वारा क्रिसमस का संदेश दिया गया। वहीं इस मौके पर क्रिश्चियन समाज की ओर से शिक्षा, चिकित्सा एवं मानव सेवा के कार्यों की प्रशंसा की गई और सभी धर्मों के लोगों से भाईचारे और प्रेम से रहने की अपील की गई। इस मौके पर नागालैंड के छात्रों ने क्रिसमस का गीत भी गाया। अनजाना मशीन बाइबल से प्रभु यीशु मसीह के जन्म का पाठ भी पढ़ा गया। सर, ये प्रोग्राम जो हो रहा है किस उपलक्ष्य में? ये जो प्रोग्राम हो रहा है प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो हुए हैं आज से 2000 साल पहले, ये इतिहास का गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह आज जो 19/12/2021 ये तारीख ही कहता है कि 2021 ईस्वी हम लोग लिखते हैं, जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह जन्मे हैं उस दिन से इतिहास 2 भाग, मतलब ईसा पूर्व, ईस्वी मतलब ईसा जन्म हुआ इस दुनिया में उद्धारकर्ता होकर के मनुष्य जाति का कल्याण व मनुष्य जाति को मोक्ष देने के लिए आया है। उस संदर्भ में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम कर रहे तो कि जो 25 दिसंबर को जी ईसा मसीह का जन्मदिन होता है, उस दिन क्रिश्चियन लोग क्या क्या मतलब थोड़ा सा उत्साह रहता है, क्या क्या आप लोग प्रोग्राम्स करते हैं, ये थोड़ा सा जानकारी। सारे चर्चेस में बहुत आनंद का समय होता है, सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं और ख़ासकर से केवल सभी लोगों का मन में आता है कि हम लोग सब लोग केक काटेंगे। केक तो काटते हैं क्योंकि हमारा जगत का उद्धारकर्ता पैदा हुए हैं। हम सभी चर्चेस हम लोग केक भी काटते हैं और आनंद भी मनाते हैं, दूसरे को केक खिलाते हैं, दूसरे को जो मीठा जो स्वीट्स वगैरह उनको घर घर हम बांटते हैं और जो कुछ भी हमारा द्वारा हो सकता है, गरीबों को हम शॉल देते हैं, गरीबों को हम भोजन देते हैं, जितना जो हमारा द्वारा हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रेमी है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह दयालु है, दया का संदेश लाया है, प्रेम का संदेश, यही तो समय है। और क्षमा का, हम लोग एक दूसरे को क्षमा करते हैं, प्रेम जितना लोग हो सके हम प्रेम का हमारा द्वारा जो हो सकता है मदद करते हैं। ये ठंड का समय है, आप जानते हैं, ये ठंड का समय में हमारा द्वारा जो हो सकता है, हमारा मित्र भाई आलोक बेंजामिन है, ये लोग भी खाना बांटते हैं, जो भी हो सकता है उनके द्वारा। हमारा गिलगाल साहब है, ये भी खाना, मैं तो स्वयं देखा हूँ, रोटी वगैरह ले करके घर घर मतलब जगह जगह जहाँ जहाँ भिखारी लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ गरीब लोग झुपड़ी बस्ती में हम लोग, वो लोग भी खाना बांटते हैं। हम आपको और एक बार बताना चाहता हूँ कि हम लोग केवल इतना ही नहीं करते हैं, ये जो बाढ़ आया इस बार, बाढ़ के द्वारा हमारा भाई सिलेंडर बांटे, जो उनके द्वारा हो सकता है। एक गाड़ी सिलेंडर लिए, कुछ गांव को गोद लिए। हम लोग करीब 120 गांव में से 700 परिवार को हम लोग भी गांव-गांव जा कर के ट्रक करीब 7 ट्रक हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूशन किए। अच्छा, ये आपका शुभ नाम था? आलोक बेंजामिन। आलोक जी, थोड़ा बताइए, जैसे कोरोना की महामारी इस समय आ रही है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश विसारिया की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी के लोकसभा मछली शहर के पूर्व सांसद तूफानी सरोज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों और कार्यक्रमों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के पैसों को अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर रहे हैं। यही कारण है कि देश विकास नहीं कर रहा है और देश की सारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल से पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों को विकास की सौगात देंगे। 23 दिसंबर को काशी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कुल 21,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। फूलपुर के करखियावा में अमूल प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। बंद हो चुके हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जिन्हें संकल्प लिया था, कहा था मैं मिट्टी की इस धरती का सौगंध लेता हूँ, सौगंध खाया था कि मैं इस धरती का, मिट्टी की धरती का सौगंध खाता हूँ, देश को बिचने नहीं दूंगा। आप सब देख रहे हैं सारी चीज़ बेचे जा रही है, एक चीज़ धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। आज भी बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल किया है, कल भी हड़ताल किया था जो है कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। ये दो गुजराती मिल करके दो गुजरातियों को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। पूरे दो गुजरातियों के हाथों में देश को बेच रहे हैं। रेलवे दे दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, नवरत्न कंपनियां बेच दिया, LIC बेच दिया, बीमा बेच दिया, सारी चीज़ें धीरे धीरे बेच दिया। और नरेंद्र मोदी ने प्रदेश ही बनारस में लोगों के सामने कसम खाया था, सौगंध लिया था इस धरती की, भारत माता की, कि हम देश को बिकने नहीं दूंगा जो है। और वो सौगंध लेने वाला आदमी जो है देश को धीरे धीरे उद्योगपतियों के हाथों में बेच रहा है। ये झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। इसी पाप के लिए मोदी जी गंगा जी में नहाने का काम किया है। जो है सरकारी गाड़ी लगाई जा रही है। तमाम जो है कि जो आंगनवाड़ी हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, सबको कॉलेज बंद करके उसमें भीड़ जुटाने के लिए कह दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में और देश और प्रदेश में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपनी ताकत को दिखाना चाहती है, क्योंकि इनकी उल्टी गिनती शुरू हुई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रमों में इतनी भीड़ जुट रही है कि पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। लोग एक दूसरे के ऊपर जो है कि खड़े हो जा रहे हैं। बड़ी संख्या में अभी 2 दिन कार्यक्रम था जौनपुर में। पूरा जौनपुर का जैन सैलाब, दलित, बैकवर्ड बड़े पैमाने पर रोड पर उमड़ा हुआ था। मछली शहर से मड़ियाहू आने में 2 घंटा लगा रथ को जो है। जगह जगह पे जो है कहीं भी एक इंच जगह नहीं मिली। 20 किलोमीटर की दूरी पर हमने देखा, पत्रकारों ने देखा, सभी ने देखा कि सारे लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद के झंडे लेकर के घूम रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रति बढ़ते जनाधार उत्साह को देकर घबराई हुई है। ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने वाला कभी सफल नहीं होता है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता KS यादव की रिपोर्ट। गर्दनीबाग में चौकीदारों के धरने में शामिल हुए जाप राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। उन्होंने कहा कि शराबबंदी करनी है तो पहले ऊपर वालों पर रोक लगाया जाए, चाहे वो नेता हो, SP या फिर बड़े पदाधिकारी हो या फिर छोटे अधिकारी, सब पर रोक लगाया जाए, चौकीदारों को सुरक्षा दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि वो रात में काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। चौकीदारों को सरकार वेतन समय पर मुहैया कराए। समय पर वेतन भी नहीं है, ऊपर से शराब को लेकर नौकरियों से हटा दिया जाता है। पटना से सी न्यूज संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। एक तरफ राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा काफी दिनों से लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, तो दूसरी तरफ हरे वृक्षों को काटकर कुछ लोगों ने अपना व्यवसायिक धंधा बना लिया है। राजस्थान के भरतपुर जिले की कामा तहसील की बात की जाए तो यहाँ पर हालात कुछ ज्यादा ही खराब हैं। काफी दिनों से कुछ लोगों द्वारा हरे वृक्षों को काटकर बिना लाइसेंस की अवैध आरा मशीनों पर हरे वृक्षों की कटाई की जाती है। कामा क्षेत्र में प्रशासन की नाक के नीचे काफी दिनों से बिना लाइसेंस के अवैध आरा मशीन धड़ल्ले से चल रही है। वही नारा मशीनों को लेकर प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है। प्रशासन तक सूचना पहुंचने के बावजूद भी इनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन के साथ साथ कामा वन विभाग की लापरवाही भी इस मामले में सामने आ रही है। कामा कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 2 दर्जन बिना लाइसेंस की अवैध आरा मशीन धड़ल्ले से दौड़ रही है। कामा कस्बे के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गांव राधा नगरी, कनवाड़ी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर इत्यादि जगहों पर धड़ल्ले से आरा मशीनें दौड़ रही हैं। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित यादव की रिपोर्ट।
21 दिसंबर को होने वाली दीक्षांत समारोह खंडारी कैंपस आगरा में राज्यपाल के आगमन पर छात्रों की समस्याओं को लेकर होने वाले प्रदर्शन को लेकर सरकार द्वारा समाजवादी छात्र नेताओं पर तानाशाही रवैया दिखाते हुए एक दिन पहले रात में ही 11 बजे अपराधियों की तरह घरों पर छापा मारकर उन्हें नजरबंद कर दिया गया और कार्यक्रम समाप्त होने तक नजरबंद रखा गया। मेरा नाम प्रवीण यादव और पीके समाज पार्टी छात्र मानगर आगरा। कल राज्यपाल आए थे आगरा खंडारी कैंपस में। हम उनको अवगत करा देना चाह रहे थे कि छात्र संघ चुनाव 5 साल से नहीं हुआ है और अगर छात्र संघ छात्रों की बहुत सारी समस्याओं को लेकर हमने उन्हें अवगत कराने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्होंने पुलिस की तानाशाही और लाठी डंडों को पुलिस की तानाशाही हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो पुलिस की तानाशाही बहुत बुरी तरीके से लाठी डंडे और गिरफ्तार किया गया हमें और हम थाने रहे 5 घंटे थाने हमें रखा गया। इसी तरह से तानाशाही चलती रही योगी सरकार की, तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। हम अवगत कराना चाह रहे हैं कि योगी जी सुधर जाओ, सन 22 में सरकार आ रही है हमारी। समाज पार्टी जिंदाबाद, समाज छात्र जिंदाबाद। मेरा नाम ऋतिक प्रजापति है। मैं समाजवादी छात्र सभा महानगर आगरा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। पिछले दिन होने वाले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारी माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया जी के आगरा आगमन पर एक दिन पहले देर रात हमें सभी छात्र नेताओं को उनके घर से रात 12:30 बजे दबिश डालकर इस प्रकार उठाया गया जैसे कि वह कोई अपराधी हों या उग्रवादी हों। पर हम योगी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये तानाशाही रवैया कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर हमें छात्रों की आवाज़ रोकने से दबाया जाएगा, हम सिर्फ अपनी छात्रों की मांग और विश्वविद्यालय का क्या स्थिति है वो हम माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया के आगे प्रस्तुत करना चाहते थे, जो हमें करने नहीं दिया गया। उससे एक दिन पहले ही हमें थानों में नज़रबंद कर दिया गया। बल्कि जो नोटिस जारी हुआ था उसमें यह था कि सभी छात्र नेताओं को उनके घर पे नज़रबंद किया जाएगा, फिर भी हमें थाने में ज़बरदस्ती नज़रबंद किया गया, जिसकी हम इस योगी सरकार से कड़ी निंदा करते हैं। और हम इस तानाशाही सरकार को बता देना चाहते हैं कि छात्र नेता इन सब चीज़ों से घबराने वाले डरने वाले नहीं हैं और इसका जवाब हम सभी छात्र नेता और सभी छात्र होने वाले 2022 के चुनाव में इस सरकार को बदलने का काम करेंगे और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि छात्र विरोधी सरकार कतई नहीं चलेगी। और हमारा सहयोग देने वाले मीडिया प्रभारी हिमांशु पांडे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमन सिद्दीकी, कोषाध्यक्ष अमन सिद्दीकी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो पिछले रात 11 बजे से कल रात 8:30-9 बजे तक हमारे साथ थाने में नज़रबंद रहे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता मुकुल शर्मा की रिपोर्ट। आज प्रथम संस्था द्वारा जनपद बहराइच के 5 ब्लॉक के 100 प्रवासी विधवा, विकलांग, बाढ़ पीड़ित व आर्थिक रूप से विक्षिप्त परिवारों को व्यवसाय हेतु शैक्षिक सहायता सामग्री, गुमटी, ठेला, सिलाई मशीन व ठेलिया आदि का वितरण कर ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम स्नेह उत्सव पैलेस बहराइच में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बहराइच उप अधीक्षक राजीव कुमार सिसोदिया द्वारा किया गया। साथ ही सभी पारिवारिक शैक्षिक सहायता प्राप्त लोगों का आह्वान किया गया। इस व्यवसाय से अपनी आर्थिक व बच्चों की शैक्षिक स्थिति सुधारने का पूरा प्रयास करें। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के असिस्टेंट डायरेक्टर स्नेहा सिरगावकर ने किया तथा व्यवसायिक सहायता देने हेतु बुलाए गए सभी अभिभावकों का स्वागत भी किया गया। संस्था के निदेशक किशोर भामरे ने सभी सहायता प्राप्त लोगों को इससे बढ़ाने व इससे होने वाली आमदनी से अपने सभी बच्चों को शिक्षित करने व बाल श्रम से बचाए रखने को समझाया। साथ ही जानकारी दी कि पिछले मार्च माह से नवंबर माह तक कुल 300 परिवारों को ये मदद मिल चुकी है। आज के कार्यक्रम में कुल 100 परिवारों को परिवार शैक्षिक सहायता कार्यक्रम के तहत मदद दी गई है, जिसमें 50 लोगों को गुमटी व पारचून का सामान, 25 लोगों को ठेला व सब्जी, 9 लोगों को ठेलिया व सब्जी, 16 लोगों को सिलाई मशीन देकर संस्था द्वारा मदद की गई है।
इस कार्यक्रम के दौरान CWC के सदस्य TRP नया सेवेरा, एक्शन 8 से विजय शुक्ला, चाइल्डलाइन कोलैब से मनीष और अर्चना, प्रथम संस्था से प्रोग्राम समन्वयक आमांडा, प्रथम चाइल्डलाइन नोडल से अश्वनी सिंह, शिवनाथ मिश्रा, राकेश चौबे, पवन गोपी, रेखा व तमाम ग्रामवासी उपस्थित रहे। और डिसेबल चिल्ड्रन को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जो कार्य करती थी, उसी के इनके अगले प्रयास में प्रवासी जो मजदूर हैं उनको स्वरोजगार प्रोवाइड करने के लिए, उनके बच्चों को जिससे वो बाहर ना जाएं, बच्चे उनके बाहर काम ना करें, उसके लिए ये पारिवारिक व्यवसाय कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत ये 150 के उसमें लक्ष्य में 4 दफ़े में प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी 500 से 5 मिनट का समय प्रोवाइड किया जा चुका है। तो ये बहुत ही अनूठा प्रयास है। बाकी पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे SP मैडम के निर्देशन में लोगों की भरसक सहायता की जा रही है, बहुत ही की जाएगी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? समीर। आपको प्रथम संस्था द्वारा जो ये सहायता मिली है तो आपको कैसा लग रहा है? सर हमको तो बहुत खुशी लग रही है, क्योंकि मेरे एक बच्चे हैं, बीवी है, तो जैसे हमको ये चीज़ की खुशी है कि जैसे हम पाए जाएंगे, इसको कमाएंगे, खर्चा करेंगे और जैसे अपने बीवी बच्चे का खर्चा चलाएंगे। बाकी पैर से भी कमज़ोर, हाथ से भी कमज़ोर हैं, तो ये चीज़ की सर मेरे को बहुत खुशी है कि हम कहते हैं इससे हमारा धंधा चलेगा। हम कहते हैं 4 पैसा कमाएंगे तो हमारा नमक रोटी हम जो खा पाएंगे तो खाएंगे। तो प्रथम संस्था से जो आपको मिला है ये सहायता, इससे आप परमानेंट आप अपना रोजगार करेंगे? सर इसको हम बंद नहीं करेंगे, इसको हम इंशाल्लाह ऊपर वाला चाहेगा तो इसको बढ़ाएंगे। हम जैसे हमारी पेंशन भी बंदी है, पैसा निकलवाएंगे पेंशन, उसके बाद में इसमें लगाएंगे, आगे करिए बढ़ाएंगे इसका हम। ठीक है जी। सर क्या नाम है आपका और प्रथम संस्था में किस पद पर? रामरे हैं और मैं एज ए डायरेक्टर प्रथम में काम कर रहा हूँ। जैसे हम सब जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व में ही काफ़ी बड़ा संकट आया था। बहराइच में गए 15 साल से हमारा काम है और जब गांव में हम लोग घूम रहे थे तभी काफ़ी बड़े पैमाने पर काफ़ी लोग जो गांव से यहाँ बाहर शहरों से यहाँ काम छोड़ के वापस आए थे, उनके अपने खाने के मुद्दे हो गए थे। बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया था और इसी को मद्देनज़र हमने पारिवारिक सहायता कार्यक्रम को शुरुआत किया और आज तक पिछले 4 महीने में हमने 500 ऐसे परिवारों को ठेला, गुमटी और ठेलिया, सिलाई मशीन देकर उनको रोजगार का साहित्य उपलब्ध कराया है। जी बिल्कुल। तो कोरोना के कारण जिनके घरों में मृत्यु हो गई है, ऐसे बच्चों को एजुकेशन स्पॉन्सरशिप भी संस्था द्वारा दिया गया है। ऐसे 300 बच्चे पूरे बहराइच शहर में हैं जिनको हम शैक्षणिक स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। वो जो महिलाएं या घर के ऐसे जो बुजुर्ग हैं जिनके घरों में डेथ हो गई थी और उनको रोजगार का भी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं था, उनको भी यहाँ पे प्राधान्य देके कवर किया गया है। कितने साल के बच्चों को जो है शिक्षण कार्य कराया जा रहा है? हमने 6ठी से आगे 10वीं 11वीं तक के बच्चों को इसमें कवर किया है, क्योंकि उनकी स्कूल की फ़ीस हो या उनके एजुकेशन मटेरियल हो, उसके लिए सहायता दी जा रही है। आज कितने लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी? आज 100 परिवारों को हमने चिन्हित किया है। हमारे इस फेज़ का आखिरी चरण है। अभी तक हमने 400 परिवारों को मदद दी थी और आज 100 परिवार को देके 500 परिवार को आज हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ आज 15 अलग अलग प्रधानों का सम्मान भी हम करने का सोच रहे हैं। इन सभी ने कोरोना कारण पूरे महामारी के दौरान संस्था के साथ मिलकर उन सभी वंचित परिवारों को कुछ लाभ देने की कोशिश की थी, तो उनको भी आज हम सम्मानित करेंगे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता अवंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक महिला ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने प्रेमी को बड़े ही शातिर दिमाग के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद देवर ने अपने भाभी के प्रेमी के शव के 12 टुकड़े करके घाघरा नदी में फेंक दिया। शनिवार को बाराबंकी पुलिस ने सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए आरोपी देवर भाभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला रामनगर थाना क्षेत्र के अमौली कला गाँव का है। 24 फरवरी को जब लवकुश महिला से मिलने घर आया तो उसकी हत्या कर दी गई थी और आरोपी देवर ने अपनी भाभी को मायके भेज दिया था। सर्विलांस व प्रभारी निरीक्षक रामनगर की टीम ने घटना का खुलासा किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी रामनगर दिनेश कुमार दुबे ने बताया कि भैरमपुर का लवकुश जायसवाल अमौली कला में ठेके के बगल में अंडे की दुकान चलाता था। अमौली कला में एक महिला से लवकुश का अवैध संबंध हो गया था। महिला का पति फरवरी में एक मुकदमे में जेल चला गया था। इसी बीच महिला से लवकुश के अवैध संबंध हो गए थे। लवकुश जायसवाल हैं, सनाप लाल जी जायसवाल, ये निवासी बहरमपुर के हैं। ये अमौली कला में एक शराब की ठेके की दुकान है, उसके बगल में ये अंडे की इनकी दुकान है, तो वहाँ पे अंडे की दुकान चलाते थे। अमौली कला का रहने वाले एक हमारे रितेश सिंह हैं, ये
फरवरी में एनडीपीएस में जेल चले गई थी। इनकी पत्नी का नाम प्रतिभा सिंह है। किसी तरह इनका संपर्क हो गया लवकुश जायसवाल का इस महिला से, प्रतिभा सिंह से। ये बात चर्चा में आई और ये चर्चा रितेश के भाई सर्वेश सिंह है, उसको किसी तरह पता लगी कि मेरी भाभी के संबंध जो है इससे लवकुश जायसवाल से हो गए हैं। 24 तारीख को लवकुश जायसवाल अपनी दुकान बंद करके और इसके प्रतिभा के पास आया। आने के बाद में घर में इसके पास सोया। ये बात इसको भनक लग गई सर्वेश को, तो सर्वेश ने अपने भाभी से पहले से तय कर लिया कि ये तुम गलत कर रही हो, तो उसको भी इसी में शामिल कर लिया और उसको दोनों ने मिल के घर में उसी दिन मार दिया। पहले उसे एक सिलबट्टा होता है उससे उसका सर कुचल दिया। कुचलने के बाद में इसने अपनी भाभी को नेक्स्ट डे सुबह मायके भेज दिया, गोंडा में जिसका मायका वहाँ भेज दिया। और इसके बाद में इसने रामनगर से गड़ासा ले जाकर उसमें धार लगवा के उसके 12 टुकड़े किए। 12 टुकड़े करने बाद में अगले दिन रात में 2 बोरियों में भरकर इसकी डेड बॉडी को घाघरा नदी में बहा दिया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। शासकीय महाविद्यालय मनावर में दिनांक 21 दिसंबर 2021 को युवा उत्सव कार्यक्रम का समापन युवा उत्सव प्रभारी प्रोफेसर सुरेश कावचे के नेतृत्व में कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर MS अजनार द्वारा संपन्न किया गया, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर RC पांटेल, डॉक्टर KS वास्केल, डॉक्टर JP पाटीदार एवं डॉक्टर IS सत्य के द्वारा सरस्वती पूजन किया गया। प्रोफेसर ऋतु मथुरिया, प्रोफेसर प्रीतिका पाटीदार एवं प्रोफेसर ममता भायल द्वारा बालिका पूजन किया गया। इस कार्यक्रम के निर्णायक समिति डॉक्टर अशोक कुमार बघेल, प्रोफेसर सतीश सोलंकी तथा प्रोफेसर ज्योति बर्फा द्वारा विभिन्न विधाओं का मूल्यांकन किया गया, जिसमें एकल गायन प्रथम निकिता सिधारे MSc रसायन, एकल गायन अंबिका अलावा BSc द्वितीय वर्ष, समूह गायन प्रथम संगीता पनवार, रेखा पनवार, एकल नेतृत्व प्रथम रजनी कुशवाहा, समूह नृत्य कविता सोलांकी एंड ग्रुप, नाटक के प्रथम कला गहलोत एंड ग्रुप। कार्यक्रम में डॉक्टर GS वास्केल, डॉक्टर पूजा शर्मा समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को जागरूक कर 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग को शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोपियापुरा में कैंप लगाकर वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन केंद्र पर आज वैक्सीन कुशलतापूर्वक लगाए गए। इस वैक्सीनेशन में आशा कार्यकर्ता उषा कुशवाहा ने बताया कि सभी लोगों को वैक्सीन का द्वितीय डोज लगवाया गया है। वैक्सीन एवं मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहने की बात भी कही गई है। मुरैना से सी न्यूज संवाददाता आकाश कुशवाहा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।